उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, तारों से भरा हुआ। हम लोग कार में बैठ के अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। पापा को हमेशा अपने काम के ट्रांसफ़र के कारण शहर को बदलना पड़ता, जिसके कारण हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती और हमारी पढ़ाई का भी लॉस होता। हमारी माँ 3 साल पहले गुजर गई थी। पापा ने हमें बताया कि उन्हें कैंसर था। उसके बाद से दीदी ही मेरा ध्यान रखती थी। पापा हमेशा अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते, तो ज़्यादातर टाइम मेरे साथ दीदी ही रहती थी। मैं और दीदी बहुत एक्साइटेड थे कि अब हमें घर बदलने की ज़रूरत नहीं थी। हम अपने नए घर को देखने के लिए उतावले थे। कुछ देर बाद हम अपने नए घर आ गए थे। बाहर से घर काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग घर के अंदर गए। घर के अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा था। उस घर को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया था, बड़े ही प्यार से। हम लोग घर के नीचे वाले फ्लोर को देखने लगे। उसके बाद दीदी किचन को देखने गई थी और पापा बाथरूम को चेक करने गए थे कि पानी की सप्लाई है कि नहीं। तो मैंने भी मौका पाते हुए घर को घूमना शुरू कर दिया। घर काफ़ी सुंदर था। मैं घर को एक्सप्लोर कर रहा था, तभी मेरी नज़र उस घर के हॉलवे के एंड में एक रूम था, वहाँ पड़ी। वो रूम काफ़ी अजीब सा एहसास दिला रहा था, जैसे कोई एनर्जी मुझे खींच रही हो उस रूम की तरफ। पर हॉलवे में काफ़ी अंधेरा था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस रूम को बस एकटक देखे ही जा रहा था। तभी उस रूम में से कुछ आवाज़ आई, जैसे कुछ गिरा हो। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके उस अंधेरे भरे हुए हॉलवे को देखने की कोशिश की, पर वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। तो मैं उस रूम के पास गया, उस रूम को खोलने की कोशिश की, लेकिन रूम लॉक्ड था। उस रूम की बाहर की दीवार पे एक छेद था। मैंने उसी छेद से रूम के अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन रूम बिल्कुल काला था। रूम में काफ़ी घना अंधेरा था। मुझे लगा घर काफ़ी पुराना है और काफ़ी समय से कोई इंसान रह नहीं रहा, शायद कोई जानवर होगा। फिर मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट को ऑफ़ किया और हॉलवे से बाहर निकलने लगा। तभी उसी रूम से नॉक नॉक की आवाज़ हुई। मैं सहम गया। मुझे अच्छे से याद है, मैंने रूम को सही से चेक किया था। रूम बाहर से लॉक था, अंदर काफ़ी अंधेरा था। मैंने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और हिम्मत करके बोला, कौन है? मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई रूम में मुझे बुला रहा हो। उस रूम से एक हंसी की आवाज़ आई। मैं डर गया। मैं जल्दी से हॉलवे से निकलकर बाहर आया। मेरे तो पसीने ही छूट गए थे और काफ़ी गहरी गहरी सांस ले रहा था। मैंने खुद को शांत किया और सोफ़े पे जाकर बैठ गया। पापा कॉल पर अपने दोस्त से बात कर रहे थे, जिन्होंने हमारी हेल्प की थी इस घर को ढूंढने में। उसके बाद पापा कार में से खाना निकाल कर लाए और वो भी सोफ़े पर आकर बैठ गए। मैंने पापा से उस हॉलवे वाले रूम के बारे में पूछा। पापा ने बताया वो रूम अभी लॉक है, क्योंकि घर के ओनर ने हमें बताया कि उस रूम की चाबी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी उस रूम को खोलने की ज़रूरत नहीं थी। अब बाकी रूम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी ने डिनर किया और रूम में सोने के लिए चले गए। दीदी ने रूम की खिड़कियों को ओपन किया ताकि रूम में बाहर की हवा आ सके और रूम ठंडा रहे। उसके बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया, एकदम खामोशी। मेरे मन में बार बार वही ख्याल आ रहा था कि हॉलवे के एंड में जो कमरा था, अगर वो लॉक था तो उसमें से आवाज़ कहाँ से आई। उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद की और सो गया। मेरी आंखें सुबह जाकर खुली। मैंने अपने आसपास देखा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर पूरे घर को देखते देखते मेरी नज़र उसी हॉलवे वाले रूम पे पड़ी, बिल्कुल शांत। उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया और फ्रेश हुआ और मैं ब्रेकफास्ट करने लगा, पर मेरा सारा ध्यान उसी रूम ही पे जा रहा था। फिर उसे इग्नोर किया। पापा ने बताया कि उन्हें अपने किसी काम से शहर से बाहर जाना होगा और वो 2 दिन बाद आएंगे। लेकिन हमारे लिए ये बात अच्छी थी कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पापा चले गए। पापा के जाने के बाद दीदी घर की सफाई करने लगी ताकि घर में जो भी धूल मिट्टी थी वो साफ़ हो जाए। मैंने अपनी दीदी से पूछा, दीदी कल रात जब हम इस घर में आए थे तो आपको इस घर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ था? दीदी ने मेरी तरफ देखा और बोला, मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। दीदी ने कहा, तुम थके हुए थे इसलिए गलतफहमी हो रही है। मैंने दीदी को कहा, कल जब मैं हॉलवे वाले एंड के रूम में गया तो मुझे वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन रूम बंद था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अब तो मेरे साथ मजाक भी करने लग गए हो। पर मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था। मैंने सच में कुछ महसूस किया था, जो मेरे अलावा वो किसी और को महसूस नहीं हो पा रहा था। कुछ तो ऐसा था। मैं यही सोच रहा था। दीदी ने मुझे कहा कि मैं घर का कुछ ज़रूरी सामान ले आऊँ।
मैं घर से निकलकर सामान लेने के लिए चला जाता हूँ। सामान लेकर मैं वापस घर ही जा रहा था तो मुझे एक आदमी दिखा जो बेंच पे बैठा हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, बेटा तुम पहले तो कभी यहाँ नहीं दिखे। तो मैंने उन्हें बताया कि हम यहाँ कल रात शिफ्ट हुए थे। उस आदमी ने कहा कि तुम यहाँ नए नए लग रहे हो, तुम रहते कहाँ हो। मैंने अपनी उंगली से अपनी घर की ओर इशारा किया। जैसे उस आदमी ने मेरे घर को देखा वो चौंक गया। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला गया और फिर मैं घर वापस आ गया। मैंने सामान को टेबल पे रखा और सोफे पे जाके बैठ गया। यहाँ से बैठ के हॉलवे का रूम काफ़ी अच्छे से दिखाई देता था। मैं उस रूम को देख ही रहा था तभी उस रूम में से दीदी बाहर निकली और कहती कि तुम सामान लेकर आ गए। मैंने दीदी से पूछा कि आप उस रूम में गई कैसे, रूम तो लॉक था। दीदी ने कहा पापा ने मुझे इस रूम की चाबी दी थी ताकि मैं उस रूम में जाके देख सकूं कि रूम में क्या क्या है। फिर दीदी किचन में चली गई खाने की तैयारी के लिए। मैं सोफे पे लेटे सोचने लगा, पापा ने तो मुझसे बताया था कि रूम की चाबी खो गई है, तो पापा ने दीदी को चाबी कब दे दी। अगर दीदी रूम में गई तो उन्हें कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ। इस घर में कुछ तो है जो हमें यहाँ से भगाना चाहता है, पर वो सब दीदी को एहसास नहीं हो रहा। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद दीदी किचन में अपना काम करने चली गई थी और मैं टीवी देखने को बैठ गया। मैंने टीवी को ऑन किया और मेरा पूरा ध्यान टीवी पर था। तभी मुझे गेट के चरमराने की आवाज़ आई, उसी हॉलवे के एंड वाले रूम से। मैं देखा उस रूम में किसी औरत का चेहरा दिखाई दे रहा है जो बेहद ही डरावना था। उसकी आंखें बस मुझे ही देख रही थी। उस औरत ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और मुझे एक डरावनी सी मुस्कान दी। फिर वो हंसने लगी। मेरी नज़रें उस औरत से हट नहीं रही थी। मैं जम सा गया। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा शरीर पसीने से पूरी तरह भीग गया था और मैं कांपने लगा था। मैंने हिम्मत करके दीदी को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुन के दीदी किचन से बाहर आई। उन्होंने मेरी आंखों में डर देखा। पूरा शरीर पसीने से गीला हुआ था और काँप रहा था। दीदी ने मुझसे कहा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है और तुम उसके बाद गहरी नींद में सो जाओगे। उन्होंने मुझे दिलासा दिया। मैं काफ़ी डरा हुआ था। जैसे ही मैं शांत हुआ उसके बाद मैं सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो घर बिल्कुल शांत था। मैंने फिर से उस हॉलवे को देखा। दिन में हॉलवे के एंड का रूम बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर रात में इस रूम से अजीब ही आवाज़ें आती हैं। और उस औरत की झलक। दीदी मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ। दीदी बोलती, चलो आज हम बाहर घूमने चलते हैं, तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तुम काफ़ी टाइम से काफ़ी अजीब बातें कर रहे हो, थोड़ा बाहर घूम लोगे तो सब कुछ नॉर्मल लगेगा। उसके बाद हम बाहर घूमने चले गए। पूरा दिन हम बाहर ही घूम रहे थे, शहर को देख रहे थे। शाम को हम जब घर वापस जा रहे थे तो मेरी नज़र उसी आदमी पे पड़ी जो बेंच पे बैठा हुआ मुझे मिला था। वो हमें ही घूर रहा था। उनका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। मैंने ध्यान दिया तो वो आदमी मुझे नहीं, मेरी दीदी को घूर रहा था। हम लोग जल्दी से अपने घर वापस आ गए। घर के अंदर आने पर सब कुछ नॉर्मल था, एकदम सन्नाटा, शांत। मैं जाकर सोफे पे बैठ गया और एक गहरी सांस लेकर मैंने उस रूम की ओर देखा। कुछ नॉर्मल था। मैं थोड़ा खुश भी था क्योंकि कल पापा आने वाले थे। उनके आने पर मैं उनसे ढेर सारी बातें करूँगा। काफ़ी राहत महसूस हो रहा था। थोड़ी देर में रात हो गई थी और मैं सोने जा रहा था। मेरे कानों में किसी ने फुसफुसाया, तुम चले जाओ यहाँ से, मेरी माँ तुम्हें मार देगी जैसे उन्होंने मुझे मारा। मेरी आँख अचानक से खुली। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, कुछ भी नहीं था। फिर एक और बार दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि उस दरवाज़े पर उस औरत का डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल साफ। उसने अपना आधा सिर बाहर निकाला था और वो मुझे गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। उसका डरावना चेहरा देखकर मैंने आवाज़ लगाई, दीदी जल्दी आओ, यहाँ हमारे अलावा भी कोई है जो हमें मारना चाहता है। उस डरावनी औरत ने अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने लिप्स पे रखकर मुझे शांत होने को कहा, मानो वो कहना चाहती हो कि मैं चुप रहूं और शोर ना मचाऊं। मैंने अपनी नज़रें हटाकर अपना ध्यान टीवी पे लगाया। फिर दीदी किचन से बाहर आई। उनके हाथ में एक तेज़ धारदार चाकू था। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और भारी आवाज़ में कहने लगी, अब गहरी नींद में सोने का वक्त हो गया है।
तभी वो डरावनी औरत काफ़ी तेज़ी से रूम से बाहर निकली और दीदी के ऊपर हमला किया। उसने दीदी के हाथ से चाकू को छीना और बाल पकड़ के उस रूम में लेकर जाने लगी। छोड़, छोड़, जाने दे मुझे। मैंने बिना हालात देखे एक सोटा उठाया और जाके उसके सिर पे मारा। उसके हाथ से छुरी नीचे गिर गई और वो अपना सिर पकड़ के नीचे बैठ गई और उसके सिर खून बहने लगा। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक है, लेकिन दीदी ने नीचे पड़ी चाकू को उठाया और मुझे पकड़ के मेरी गर्दन पे छुरी रख दी। ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जब मैंने दीदी के चेहरे को देखा, उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उनकी आंखें लाल थीं, गुस्से भरी नज़रों से मेरी गर्दन को काटना शुरू किया। लेकिन तभी घर का मेन डोर खुला। डोर पर वही आदमी था जो हमें दिन में देख रहा था। उसने मंत्र पढ़े और गंगा जल का पानी दीदी पर फेंका। दीदी का शरीर जलने लग गया और कुछ ही देर में राख में बदल गया। पीछे से पापा आए और मुझे गले लगाए। मैंने देखा नीचे दीदी बेहोश पड़ी हुई थी। उनके सिर से खून निकल रहा था। उस आदमी ने कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वो आत्मा कभी भी वापस आ सकती है। पापा जल्दी से दीदी को हॉस्पिटल लेकर गए और उनकी पट्टी करवाई। वो ठीक थी, लेकिन बेहोशी की हालत में थी। मैंने पापा से पूछा, ये सब क्या है? फिर 3 दिन बाद हमें पता चला उस आत्मा ने मेरे ऊपर जादू किया था। जिसको मैं दीदी समझ रहा था, वो असल में वो आत्मा थी। इसलिए वो आदमी हमें घूर रहा था। पापा ने बताया, उस रात जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने भी उस घर में कुछ महसूस किया था। मैंने जांच पड़ताल की। मुझे पता चला हम लोगों से पहले इस घर में एक कपल रहता था जो काफ़ी खुश था। उनका एक बच्चा भी था। लेकिन एक दिन वाइफ को पता चला उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। जब उसने इस चीज़ की बात की तो उसका हस्बैंड उसे वहीं छोड़ के चला गया भला बुरा कह के, जिसके कारण जो वाइफ थी काफ़ी सदमे में चली गई। वो बच्चे का भी ध्यान नहीं रखती थी और जब भी वो बच्चे को देखती तो उसे बार बार वो आदमी की याद आती। तो एक दिन उसने बच्चे को उस हॉलवे वाले एंड के रूम में लेके गए और उस कांच के टुकड़े से मार दिया और 5 दिन तक उसके अपने बच्चे की लाश के साथ रही। फिर उसने खुद को खुदकुशी कर ली। और उस हस्बैंड ने जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में था, वो और कोई और नहीं, तुम्हारी माँ थी। मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारी माँ की डेथ कैंसर से हुई है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई अलग हो, क्योंकि तुम हम लोग छोटे थे, तुम्हारा कौन ध्यान रखता। इसलिए मैंने झूठ कहा कि वो कैंसर से मर गई। पापा की ये बातें सुन के मैं काफ़ी उदास हो गया। उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने पर भी और उन्हें धोखा मिलने के बाद भी उन्होंने हमें ही चुना। उन्हें चिंता थी कि हमें कुछ ना हो जाए, हमारा क्या होगा, हमारा ध्यान कौन रखेगा। फिर उसके बाद हम लोग किसी नए शहर में चले गए, नई ज़िंदगी के लिए।